हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे 5 नियम होते हैं। होने को तो बहुत सारे नियम हैं केमिस्ट्री में, लेकिन हम लोग इन कुछ नियम की बात करेंगे, इन पे जो क्वेश्चन्स आते हैं, उनकी बात करेंगे और इन नियमों पर बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन्स बन कर के आते हैं। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, आपके आईआईटी एंट्रेंस में, आपके बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं और अलग-अलग जो एग्जाम्स होते हैं आप देते हैं उनमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। बी फार्मा वगैरह का जो एंट्रेंस वगैरह देते हैं बच्चे, उनमें भी आता है, ठीक है? बी फार्मा, डी फार्मा इस तरीके जो छोटे-छोटे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है? जो 12th के बाद, तो उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और 12th के केमिस्ट्री में भी ये चीजें होती हैं। तो इनको हम लोग समझेंगे और यहाँ पर हमने बोर्ड पर बहुत इसकी थ्योरी नहीं लिखी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। इनके बारे में हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे तभी अपने एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमको एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाती है, वहां पर आपको किसी भी तरीके का डिफिनेशन लिख करके नहीं आना होता है। ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में टिक करना होता है, ठीक है? तो उसी के हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई को करेंगे। बाकी इसका जो थ्योरी है वो तो आप लोग पहले ही 11th-12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि ये नियम क्या कहता है, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो काम है उस पे फोकस्ड रहना है। बाकी अगर आप देखेंगे, केमिस्ट्री आपने नाम ले लिया, केमिस्ट्री पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने टारगेटेड सब्जेक्ट्स टारगेटेड जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से उस चैप्टर में जो हमारे काम का हो बस हमको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है? बाकी बहुत फैल के चलेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, समझ जाएगा, ठीक? चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला हमारा जो लॉ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है? द्रव्यमान को द्रव्यमान बच करके रहता है, वो नियम क्या कहलाता है? हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कैसे? देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे, जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास में कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि H2O, ठीक है? तो H2O जब बना होगा तो कैसे बनता है भाई? H2O बनने के लिए एक आपका हाइड्रोजन का अणु रहना चाहिए, मतलब दो हाइड्रोजन के अणु रहने चाहिए और एक ऑक्सीजन का रहना चाहिए। तो जब उसका कोलिबरेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या बनता है? H2O बनता है, यानी कि जल बनता है, ठीक? तो इनमें क्या होता है, जैसे हम H2O को देखते हैं तो हाइड्रोजन का, जब बाद में लोगों ने देखा जाना, तो उसमें देखा गया कि जो हाइड्रोजन होता है इसका एक अणु 1 ग्राम का होता है, ठीक है? मतलब उसका कहने का मतलब, उसका हम कई ग्राम में ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इस एक रेशियो में लेने के लिए हमको इसको 1 ग्राम इसको माना गया है। तो इसका 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, ठीक है? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है? 16 होता है, तो 16 ग्राम, ठीक? अगर इसको ग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी हम ग्राम में ही लेंगे, रेशियो में लेंगे, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हमने लिया 2 ग्राम और यहाँ पर हमने लिया 16, यानी कि 16 ग्राम क्या ऑक्सीजन लिया, ये हाइड्रोजन लिया और ये ऑक्सीजन लिया। तो जब इन दोनों का संयोग किया तो इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा? इन दोनों के संयोग से बनेगा H2O, जिसको हम लोग जल कहते हैं। तो जल कितना बनेगा? जल बनेगा हमारा 18 ग्राम। क्या बनेगा? 18 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा पहले था, रिएक्शन से पहले जो इसकी वैल्यू थी, जो इसका वजन था, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है? वेट था, वही वेट रिएक्शन के बाद भी रहता है, तो इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है? यानी कि जो वेट पहले था रिएक्शन से पहले टोटल, वही रिएक्शन के बाद भी वेट रहता है। द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता है, न कम होता है, न ही ज्यादा रहता है। क्या रहता है? उतना ही रहता है, ठीक है? जैसे कि 2 ग्राम आपने ये लिया, 16 ग्राम ये लिया, तो जल तो बना। जल कितना बना? 18 ग्राम जल बना, और अगर इन दोनों को भी आप जोड़ेंगे तो 18 ग्राम ही आपको देखने को मिलेगा। ये हमने आपको छोटा सा एग्जांपल H2O से लेकर के समझाया। ऐसी जितनी भी रिएक्शन होती है, हर एक रिएक्शन में ध्यान से सुन लीजिए, अभी यही बात जो है आगे आपका कॉन्सेप्ट बनेगी कि हर एक रिएक्शन में जो हमारे अभिक्रिया करने वाले होते हैं और जो हमारा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? इनका जो हमारा द्रव्यमान होता है टोटल, और इधर के टोटल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्या है? अगला कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? देखिए, पहले जैसे कि आप पानी पानी से एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि पानी
हम लोगों के आस-पास होता है तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो पानी अगर आप नदी से निकालें, पानी अगर आप कुएँ से निकालें, पानी अगर आप समुद्र से निकालें, पानी आप नाले से निकालें, पानी आप कहीं से भी निकाल कर के लाइए, बस वो पानी होना चाहिए, ठीक है? तो पानी जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा क्या है H2O यानी कि वाटर है, जल है, पानी है। तो पानी में हमने देखा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है और 16 यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो इनका रेशियो जो क्या बनेगा? इनका रेशियो क्या बनेगा भाई 2 ग्राम ये और 16 ग्राम ये हमारा रिएक्शन सॉरी रेशियो इनका बनेगा 1:8 कैसे 1:8 आ गया? ये कट गया तो 1:8 आ गया। तो पानी का जो हमारा रेशियो आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसके तत्वों का वो 1:8 आ रहा है। तो अगर आप पानी चाहे नदी से लाएँ, चाहे नाले से लाएँ, चाहे समुद्र से लाएँ, चाहे कुएँ से लाएँ, कहीं से भी लाएँ, बस वो पानी होना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो उसमें कॉम्बिनेशन होगा, वो इसी रेशियो में होगा 1:8 में ही होगा, हमेशा, हमेशा, हमेशा पानी का। ठीक है? आइए दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? CO2 CO2 ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारा कार्बन होता है इसका जो भार होता है वो कितना होता है 12 होता है। तो एक एक कार्बन है तो 12 हो गया, ठीक है? और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 2 यहाँ पर अणु है इसके तो कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 ठीक है 32 हो जाएगा। तो अब अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो 12:32 ठीक है यानी कि 32 12:32 तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 3:8 ठीक है 3:8 आ जाएगा। तो अब किसी भी सोर्स से अगर आपको CO2 मिलता है कहीं से भी चाहे वो मुंह से निकलती हो चाहे वो पेड़ों के द्वारा जो शक की जाती है वो हो कोई भी जो CO2 होती हो जहां से भी आपको मिलेगी वो इसी रेशियो में उसके कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा। ये हमारा क्या कहता है स्थिर अनुपात का नियम कहता है। यानी कि कोई भी जो हमारे यौगिक है कोई भी यौगिक हमारे जो है यौगिक हमने आपको बताया था ना तत्वों से मिल करके बनते हैं उनका एक रेशियो होता है। तो कोई भी यौगिक अगर जल है तो इसी रेशियो में मिलेगा कहीं भी पूरी धरती पर कहीं भी है ना कहीं से भी आप गंदा अच्छा साफ सुथरा पानी कहीं से भी लाइए आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यही रेशियो होगा। ऐसे ही जितने भी आपके फॉर्मूले आप पढ़ते हैं सब में अलग अलग तत्व होते हैं तो उनका रेशियो जो बनेगा एक तत्व का जो रेशियो बनेगा अगर वही तत्व आप जगह जगह से भी लाएं तब भी वही रेशियो आपको देखने को मिलेगा यानी कि अनुपात उनका सेम रहेगा। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। क्लियर है? याद रह पाएगा। ये क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण रहेगा मतलब रिएक्शन होगी तो इधर का जितना द्रव्यमान है उधर के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। क्लियर है? छोटी सी बात। ये क्या कहता है कि आप जल कहीं से बनाइए उसका अनुपात यही रहेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से लाइए उसका अनुपात यही रहेगा। दो नियम हो गए। चलिए अब क्या है अब है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है समझिएगा इस बात को भी। गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जैसे दो मतलब यौगिक है सॉरी दो तत्व है जैसे कि एक तत्व क्या है कार्बन है और एक तत्व ऑक्सीजन है। ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ठीक। एक आप समझिए एक हमारे पास तत्व कार्बन है और एक हमारे पास तत्व ऑक्सीजन है। ये जब यौगिक बनाते हैं ठीक है अभिक्रिया करते हैं कंपाउंड बनाते हैं तो ये दो तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि कभी-कभी CO दिखता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कभी-कभी CO2 दिखता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये ज़्यादा खतरनाक होती है, जहरीली होती है। ठीक है? जो कि फैक्ट्री वगैरह में आप देखिए ना ब्लैक ब्लैक जो निकलता है, उन सब में ज़्यादातर जो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इसमें भी आपका कार्बन और ऑक्सीजन ही है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन ही है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो हमारे 2 तत्व हैं, वो मिल करके 2 अलग-अलग यौगिक बनाते हैं या 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, बहुत-बहुत तो और बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये सब और बनाते हैं, लंबी है। एक एग्ज़ाम्पल हमने आपके सामने लिखा है। तो यहाँ पर CO बनाया, यहाँ पर CO2 बना लिया, ठीक है? तो अब देखिए दोनों में देखते हैं, CO में क्या है? CO में 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है? 12 ये है और ये 16 है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो 12 तो ये रहेगा ही और दूसरी बात देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा क्योंकि एक अणु में 16 होता है तो 2 में कितना हो जाएगा? 32 यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है? तो ये इतना हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि इसका रेशियो ये बन करके आ रहा है, इसका रेशियो ये बन करके आ रहा है। तो अगर हम कार्बन की मात्रा को फिक्स कर दें, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में 2 लिया था, ठीक है, 2 तत्व लिए थे, एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया। तो अब इन दोनों से 2 यौगिक बने, एक ये बना और एक ये बना। तो इसमें से हम किसी एक की मात्रा को कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें कि ये चेंज नहीं हो रही। कैसे? देखिए, अगर आप इसमें कार्बन देखेंगे तो 12 ग्राम, इसमें कार्बन देखेंगे तो 12 ग्राम, ठीक है? कार्बन यहाँ पर फिक्स है। तो जब यहाँ पर कार्बन फिक्स है, तो जो हमारा दूसरा तत्व होगा यानी कि ऑक्सीजन, उसका रेशियो हमेशा एक सरल संख्या में होगा। सरल संख्या कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 12 ग्राम और यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन 16 ग्राम और यहाँ पर क्या है? 32। तो 16 और 32 का अगर हम रेशियो लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालते हैं, तो 1:2 आता है। यानी कि कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर 16 रेशियो मान लीजिए कि 35 लिखा हो। अब ये कट ही नहीं रहा हो, ठीक है? ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा या फिर पॉइंट में लिया हो। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे रहेगा कि वो एक सरल संख्या में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यही हमारा क्या कहता है? ये हमारा गुणित अनुपात का नियम कहता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी और भी क्वेश्चंस आएँगे तो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएँगे, ठीक? अगला क्या है? अगला है तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है भाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें अभी आप देखेंगे तो आप एक छोड़ थोड़ा-सा नई चीज़ समझेंगे। देखिए क्या है, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमारे पास CH4 है, ठीक है? CH4 में अगर हम कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम सॉरी इनका रेशियो लें, तो क्या आएगा? 12:4। अब 12:4 कहाँ से आया? अब आपके दिमाग में इतना जल्दी आ जाना चाहिए सारी चीज़ें। कार्बन का कितना होता है? 12 हमने बताया था, ठीक है? और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, ठीक है? तो रेशियो बन गया 12:4। इसको कट करके भी कर किया जा सकता है, बाकी हमने इतना छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12:4 आ गया। उसमें हमने क्या किया? दूसरा लिया यहाँ पर देखिए हमने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा तो ये बना। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हमारा तुल्य अनुपात का नियम होता है, इसमें क्या होता है कि अगर एक तत्व से, जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन से अगर हाइड्रोजन क्रिया करता है, तो कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा। कार्बन से ही ऑक्सीजन क्रिया करता है, तो कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा। तो जो कार्बन से, देखिए समझिएगा, कार्बन था, कार्बन से हाइड्रोजन आकर के रिएक्शन किया, ये रेशियो बनाया। कार्बन से ऑक्सीजन आके रिएक्शन किया, दूसरा यौगिक बनाया, ये रिएक्शन बनाया। तो अब कार्बन तो था ही, आया कौन कौन सा था? एक बार हाइड्रोजन आया था और एक बार ऑक्सीजन आया था। तो अब आप कार्बन को हटा दीजिए, ठीक है? आपने यहां से कार्बन को हटा दिया, तो अब बचा कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब आप देखेंगे, तो उनका रेशियो आप देख करके चौंक जाएंगे। आप देख करके क्या चौंकेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो आपको दिखेगा, वो ऐसा रेशियो दिखेगा कि जब भी वो दोनों तत्व अगर वो दोनों तत्व रिएक्शन करते हैं, तो एक अनुपात में करेंगे, ठीक है? एक निश्चित अनुपात में करेंगे। तो कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जल बनता है। और जल का अनुपात क्या होता था? 1:8 होता था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने कार्बन को हाइड्रोजन मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन का कराया तो रेशियो ये बना, ठीक है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कराया तो रेशियो ये बना। अब हमने कहा कि कार्बन के साथ तो हमने कराया था, लेकिन जिन दोनों लोगों का कराया था, एक बार हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन, तो इन दोनों को ही अगर हम साथ में करा दें, ठीक है? इन दोनों को ही साथ में करा दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रेशियो 4:32, यानी कि 1:8। और इसको तुल्य अनुपात क्यों कहते हैं? तुल्य अनुपात इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 ग्राम से, ठीक है, कार्बन के 12 ग्राम से हाइड्रोजन का 4 ग्राम रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन भी 12 ग्राम से क्या कर रहा है? 12 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है कार्बन के। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 12 से ही ये 4 वाला कर रहा है, 12 से ही ये 32 वाला कर रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का 4 ग्राम है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम तुल्यांक है, इक्विवेलेंट है, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग तुल्य कहते हैं, तुल्य अनुपात, ठीक है? ये तुल्य है। नहीं समझ पा रहे? अरे भाई ऐसे समझिए, यहाँ पर 12 है कार्बन, ठीक है? 12 कार्बन है,
इसी से 4 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन भेज रहे हैं, तब भी हमारी रिएक्शन हो जा रही है, हमारा बन रहा है CH4, ठीक है? अगर हम ये भेज रहे हैं तब भी काम हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर O2 भेज रहे हैं यानी कि 32 ग्राम, ठीक है? 32 ग्राम अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तब भी हमारा काम हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि चाहे हम हाइड्रोजन को भेज दें, चाहे हम ऑक्सीजन को भेज दें, दोनों हमारे काम को कर दे रहे हैं, दोनों यौगिक बना दे रहे हैं। तो वो एक दूसरे के तुल्यांक होंगे कि नहीं, तुल्य होंगे कि नहीं, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं। अरे भाई हमने कहा हाइड्रोजन को आप समझिए कि थोड़ा पावरफुल आदमी है, ठीक है? 4 ही लोगों को भेजा, ठीक है? कोई बलशाली आदमी है, 4 हाइड्रोजन भेजा, वही काम करके आ गए, ठीक है? 12 से रिएक्शन कर लिया, 12 कार्बन को हरा दिया एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है? और ऑक्सीजन थोड़ा कमजोर आदमी है, तो इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन को भेजना पड़ रहा है। 32 ठो को हमने भेजा, तब जाके वो 12 लोगों को मार पाए कार्बन के। तो एक तरीके से जितना ये 4 है, जितना इसकी पावर है, ठीक है, 12 को मारने की, उतना ही समझ लीजिए 32 इसमें लगेंगे इसको मारने की। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 4 हाइड्रोजन 32 ऑक्सीजन के बराबर है, तुल्य है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, इसीलिए हम इसको तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है? और जब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तब भी एक हमारा कंपाउंड का रेशियो बन करके आता है। क्लियर है? ये वाला नियम और ये वाला नियम सेम एक ही जैसा है, बस इसमें ये है कि इसमें जो दूसरा यौगिक मतलब दूसरा हमारा तत्व रहता है, वो सेम रहता है, ठीक है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसमें बदल जाता है, ठीक है? इसमें बदल जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप समझ गए हैं, तो काफी कुछ समझ गए हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए सर, आते हैं अपने गेलुसाक के गैसीय आयतन का नियम। ये क्या कहता है भाई? ये गैसों के लिए है, ठीक है? गैसों के लिए है कि जब कोई भी दो गैस, ठीक है, रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन करती हैं और एक तीसरी गैस बनाती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि कांस्टेंट प्रेशर, T मतलब प्रेशर और T मतलब टेम्परेचर, और ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है? तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी उसका निश्चित प्रेशर और टेम्परेचर है, ठीक है, दाब और ताप है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तब क्या होगा, वो जो उनका रिएक्शन होगा एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है? जैसे कि इसमें एक है, तो इसमें एक, तो यहाँ पर ये दो बना, ठीक है? या फिर जो भी रहेगा, लेकिन एक अनुपात उनका फिक्स रहेगा, ठीक है? तो एक निश्चित रेशियो में उनका आ, जो है रिएक्शन होती है, ठीक? तो ये हमारा गेलुसाक का गैसीय आयतन का नियम कहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इस पे आने वाले हम कई क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक? अब देखिए, नियम को अगर हम पढ़ें तो बहुत डिटेल में भी बताया जा सकता है, ठीक है? इतना कि घंटों 2 घंटे की क्लास चल सकती है, लेकिन अभी हम लोग को एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, तो हमको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन थ्योरी दोनों पे। तो इतना अभी क्वेश्चन के लिए काफी है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें जो भी थ्योरी रहेगी हम आपको बताते चलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसको हटाएंगे हम, और आपको अगर नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक? चलिए, हटाते इसको। ठीक, चलिए, देखिए हाथ एकदम काला हो गया। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को लिखने में हो सकता है समय लगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके करके क्या बनाते हैं भाई? H2O बनाते हैं। H2O तथा H2O2 भी बनाते हैं, ठीक है? एक यौगिक ये भी होता है, यौगिक बनाते हैं, ठीक है? H2O में H2O में H तथा O यानी कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात, यानी कि उनके भारों का अनुपात कितना होता है भाई? कितना होता है? 1:8, ठीक है? H2O में तो यही होता है ना, 1:8 है। H2O2 में H2O2 में तल का तल का
पित्तल क्या लिखा है भाई? H2O2 में पित्तल नहीं, कुछ और होना चाहिए था। में तत्व का, सॉरी तत्वों का भारात्मक, यही ना, हमने कभी ऐसा लिख देते कि खुद ही नहीं पहचान पाते कि लिखा क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि जो हमारे H2O2 है, इसमें जो तत्व है उनका रेशियो क्या होगा। आपके ऑप्शंस है, अब आप देखिएगा, खुद से समझिएगा कि अगर अभी तक आपने जो पढ़ा था वो ना पढ़ा होता और उस फिर ये क्वेश्चन आ जाता, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन फिर आप इसको नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी आप जरूर पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए एक बारी अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, क्या हम इससे सीख सकते हैं, ठीक। माइक करने बंद हुआ, ओ बंद हो चुका है, ये हमने कहा पता नहीं कब बंद हुआ। चलिए, दूसरा माइक ऑन हो गया। तो देखिए यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर बंद हुआ है, हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे हिसाब से हमने सारे जो रूल्स थे वो तो बता ही दिए थे, रूल तो मिटा दिए, नहीं तो बताते फिर से। तो वो सारे रूल्स जो है हमने अगर आपको थोड़ा-सा याद हो पिछला, तो हमने यही बताया था नीचे का, क्योंकि इधर तक तो ऑन था माइक आई थिंक। तो नीचे का हमने बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो जब रिएक्शन करती है तो एक रेशियो में करती हैं, ठीक है? उनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तब, ठीक है? तो वो एक रेशियो में करती हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन हम लिखे थे, ठीक है? तो माइक बंद हो चुका था, कोई बात नहीं है। एक माइक हमने दूसरा स्टैंड बाय पे रखा था, ऑन कर लिया है। एक सेकंड, इसको हम चार्ज लगा देते हैं ना, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लिया जाए। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, यही सारी प्रॉब्लम होती है, जो हमारे वायरलेस इक्विपमेंट्स होते हैं वो कब बंद हो जाएंगे आपको पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इसका हमने देखा कि कितना होता है अनुपात, 1:8 होता है, सबको पता है। इसका आपको निकालना है, बहुत आसान है भाई। कैसे निकालेंगे, हमने कहा ना, आप याद रखिए, क्या है S2, सॉरी क्या है, H2O2। तो इसमें हाइड्रोजन का भार हमने क्या बताया था, 1 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर। मतलब एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, 2 पार्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 16 से कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन का है। तो अब अगर आप इनका रेशियो लेंगे, ठीक है, आपको ये सब लिखना नहीं है इतना, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो रेशियो आएगा 2 और यहाँ पर 32, इसको सॉल्व करेंगे तो 1:16, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका, ठीक। समझे बात को। तो बहुत आसान है, आपको इतना घुमाया हुआ है लेकिन आसान इसका है, भारात्मक बताना है। तो इसका भार और इसका भार, दोनों का भार लेकर के फिर रेशियो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट क्वेश्चन करेंगे भाई, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 60 लीटर, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 60 लीटर हाइड्रोजन, 60 लीटर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, गैस के लिए, गैस के लिए कितने हाइड्रोजन गैस, एच गैस मतलब हाइड्रोजन समझ लीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की जरूरत, ठीक है, हमको ना जरूरत से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करनी चाहिए मेहनत, हमेशा हार्ड करनी चाहिए, ठीक है। हम आपके लिए बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर आपके लिए क्लासेस को लाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, ठीक है। हम खेलने नहीं जा पाते शाम को, हमारे सारे दोस्त खेलने जाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी है ना, हो गया क्या, बच्चे लगे क्या खेलेंगे, तो खेलना होता है सबको, नॉर्मली खेलना होता है अपनी बॉडी के लिए, छोटा छोटा व्यायाम, बहुत सारी चीजें करनी होती है, पढ़ना होता है, ठीक है। तो उन सारे सैक्रिफाइसेस को करके आपके लिए यहाँ पर लाते हैं क्लासेस, ठीक। तो लेकिन ये नहीं कि आप अनर्गल जो मेहनत है वो कीजिए, मतलब अनडायरेक्ट डायरेक्शन जो है
मेहनत कीजिए जो आपकी कभी भी काम नहीं आएगी, ठीक है? अगर इस जो हमारी ये डायरी है अगर इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है? छोटा-सा मोटिवेशन आप समझ लीजिए। तो अगर इस डायरी को हमको ऊपर ले जाना है तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएँगे तभी ये ऊपर जाएगा। इस डायरेक्शन में लगाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जो हमारे काम की हो। तो पहले हमको तो उसको पहचानना चाहिए कि क्या मेहनत हम कर सकें जो हमारे काम को आगे ले जाए। जैसे कि हमने कहा ना छोटे-छोटे जो मेहनत होती है, जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख कर के एच लिख दिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम समझ लेंगे, एग्ज़ाम में लिखा रहेगा हाइड्रोजन तो पढ़ लेंगे, क्या ही दिक्कत है हमारा समय बच गया। बाकी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या मतलब ये हमारी कॉपी है। ठीक है, हम अपने से लिखेंगे, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके हमने समझाने के लिए लिख दिया कि हाइड्रोजन है, आप समझ लीजिए हाइड्रोजन। तो ऐसे छोटे-छोटे कामों से समय बचता है, ठीक है? और उस समय का यूज़ हम लोग आगे कहीं कर सकते हैं, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब लीटर को हम पूरा लीटर क्यों लिखते हैं भई? लिख दिया, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपस में, है ना? तो ऐसे कामों को कर के अपने समय को बचाइए, अनर्गल मेहनत से थोड़ा बचिए, ठीक? चलिए, तो क्या था भाई? कहाँ थे हम लोग? कि ज़रूरत होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, होगी, होगी। जब यहाँ पर आपको एक बात भी बताई गई है, जबकि H2 प्लस Cl2 ठीक है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है 2HCl ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है 73 लीटर 60 लीटर 30 सॉरी 30 है ठीक है 30 लीटर और क्या रहेगा 40 लीटर ठीक। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लीजिए कि आगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था कैसे करेंगे भाई? समझ नहीं पाएंगे ना कैसे इसको करना है। तो 60 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या है ये HCl। कभी कभी आपको अगर रिएक्शन नहीं भी दी हो सकती है तब भी आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इसमें तो रिएक्शन दे दिया है लेकिन अगर आपको रिएक्शन नहीं दिया है तो अपने से लिखना पड़ेगा ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपको बनाना है, कितना बनाना है 60 लीटर। 60 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए लिए मतलब आपकी जरूरत है आपको बनाना है के लिए कितना हाइड्रोजन गैस की जरूरत होगी, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है ठीक है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बनती है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी दे दिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाने के लिए हाइड्रोजन लीजिए और क्लोराइड लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। लेकिन ऐसा मिलाने से तो नहीं बनेगी, मतलब बनेगी लेकिन कितना बनेगी, कम बनेगी, ज्यादा बनेगी, आपको कोई भी अंदाजा नहीं रहेगा। तो क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, तो हम लोग डेटा के बेस पे काम करते हैं ठीक। तो हमको 60 चाहिए तो हम कितना हाइड्रोजन मिलाएं वो हमको निकालना है ठीक है। तो उतना ही मिलाएंगे तो ना हमारा वेस्ट जाएगा, हमारा सब काम का हो जाएगा ठीक। तो कैसे इसको हम पता करेंगे, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब गैसेस मिलकर के किसी तीसरी गैस को बनाती है, रिएक्शन होता है, तो वहां पर आपका गेलुसाक का गैस का नियम लगता है जो, तो इनका रेशियो आप देखिए, इनका रेशियो क्या है 1:1:2, यही रेशियो था इनका। कैसे निकाला था 1:1 और यहाँ पर 2 है तो 2 रेशियो हो गया। भार का अनुपात जो होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है भार लिखा होता है ठीक है, ये 2 है तो यहाँ पे इसका ये भार है ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इसका भार हो जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसका भार का अनुपात ले लिया 1 1 1, मतलब अगर इसको हम 1 बनाएंगे 1 मिलाएंगे तो इसको 1 मिलाएंगे तो ये 2 बनेगा ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको 10 ग्राम मिला रहे हैं तो इसको हमें 10 ग्राम मिलाना पड़ेगा तब ये हमको 20 ग्राम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि इसको हमें 40 ग्राम लेना है, समझिएगा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके 40 ग्राम इसको लेना है तो इसको कितना कितना मिलाना होगा 20 ग्राम और 20 ग्राम। सही बात, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी बात है सर, गुरुजी आप तो बड़ी जल्दी बता दिए। अच्छा इसको हमको 30 ग्राम चाहिए, तो इसको कितना कितना मिलाना पड़ेगा 15 ग्राम और 15 ग्राम। सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर इसको हमको 50 ग्राम बनाना है तो कितना कितना चाहिए 25 ग्राम 25 ग्राम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका रेशियो भी मेंटेन करना है। अब 25 25 और 50 का रेशियो लेंगे तो यही रेशियो बनेगा, तो रेशियो इनका चेंज नहीं होने देना है ठीक है, बस बाकी कुछ भी हो जाए। तो ये 25 25। अब बताइए कि अगर इसको हमको 60 ग्राम बनाना है तो हमको ये कितना लेना पड़ेगा 30 ग्राम और ये भी हमारा 30 ग्राम।
तो हमारा पूछा क्या था, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 30 ग्राम, क्लोरीन 30 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बन जाएगा, ठीक है। कितना ग्राम बन जाएगा, 60 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अब छोटा सा आप लोग क्वेश्चन हमको बताइएगा कि अगर 80 लीटर अब हमको बनाना है तो अब हमारा जो है कितना लीटर बनाना पड़ेगा। आपका ऑप्शन है 90 लीटर, 40 लीटर, ठीक है, 30 लीटर और नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक। चलिए हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए 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 चलिए, ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और इसी तरीके से है ना, एक क्वेश्चन और है। इसमें क्या है, इसमें है कि 60 लीटर अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस के गैस के अमोनिया गैस के लिए कितना, ये कहा है भैया समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कितना लीटर हाइड्रोजन की जरूरत होगी, ठीक है। अब रिएक्शन भी इसका हम आपको बता ही देते हैं। तो रिएक्शन इसका क्या दिया गया है भाई, N2 N2 प्लस आपका 3H2, यहां से क्या बन जाएगा आपका अमोनिया, तो क्या बन जाएगी अमोनिया, यानी कि 2NH3, ठीक है। और आपके ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन है आपका 60 लीटर, 30 लीटर और 90 लीटर और 120 लीटर, ठीक। तो ये आपके ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत आप समझिए कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस। अब जब गैस हो तभी आप इसका नियम लगाएंगे, ठीक है। तो इनका रेशियो देखिए, इनका भार कितना है, एक है, इसका भार कितना है, एक है कि नहीं, यहाँ पर एक, जो बाहर नंबर लिखी थी उसी को रेशियो लेते हैं, उसी का होता है, ठीक है। रेशियो लगाइए, यहाँ पर थ्री लिखा है, यहाँ पर रेशियो लगाइए, यहाँ पर 2, तो रेशियो हमारे पास बन करके क्या आ रहा है, 1:3:2, ठीक है। तो अगर इसको 10 मिलाएंगे तो इसको 30 मिलाना पड़ेगा, तो ये 20 बनेगा। समझ पा रहे हैं, नहीं, ठीक है। कोई गलती है क्या भाई, एक सेकंड, नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ये 20 बनेगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है, ठीक है, मतलब इनके बीच का ये कोऑर्डिनेशन है, देख लीजिए एक बार ये बराबर है कि नहीं है। तो N2 है और 3 दूनी 6, ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये इनका रेशियो बन रहा है, तो इसी रेशियो में इनको मिलाना पड़ेगा, तब इस तरीके से बनेगा। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि अभी इसका तो जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो तो लॉस हो रहा है यार, इसको 10 मिलाएंगे, इसको 30 मिलाएंगे तो 20 ही बन रहा है। अभी उसको मत सोचिएगा, वो समझाएंगे हम आपको, ठीक है। उसका भी एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो अभी देखिएगा ये 30 लीटर मिलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये द्रव्यमान की बात हो रही है, मतलब कि उसके आयतन की बात हो रही है, सॉरी, उसके आयतन की बात हो रही है ना। तो अब देखिए ये लीटर है, लीटर तो आपका सॉरी आयतन ही होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक। तो हमको पूछा क्या है, 60 लीटर चाहिए, तो अनुपात को हम थोड़ा सा अपने तरफ लाते हैं, 1:3:2, ठीक है। इसको हमें 20 बनाना है, 20 ग्राम, तो ये हमारा कितना चाहिए, ये हमारा चाहिए आ, आपका कितना चाहिए भाई, आपका रेशियो में होना चाहिए, है ना। तो ये 10 ग्राम चाहिए और ये आपका चाहिए 30 ग्राम, इस तरीके से चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये होना चाहिए। अच्छा तो हमको कितना बनाना है भाई, 60 बनाना है ना। तो 60 अगर हमको बनाना है, ठीक, तो इसी से हम अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाएंगे, अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाएंगे, तो अगर इसको हमको 60 बनाना है, तो इसको हमें कितना बनाना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा, और इसको हमें कितना बनाना पड़ेगा फिर, 30 बनाना पड़ेगा। देखिए रेशियो देखिए, यहाँ से रेशियो निकलेगा आपका 30:90:60, है ना। तो 0 से 0 तो आप पहले ही काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, देखिए रेशियो वही बनकर के आ रहा है ना। तो रेशियो आपको मेंटेन रखना है, एक बार चेक कर लेना है, ठीक।
तो ये 60 अगर आपको ये बनाना है तो आपको ये 90 चाहिए और ये आपको 30 चाहिए, ठीक है? इतना इतना आपको चाहिए, तो ये आपका जो है 90 हो जाएगा। क्या क्या पूछा था आप? हाइड्रोजन पूछा था, तो ये तो पूछा नहीं था नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पूछा था। तो ये कितना आएगा? 90, ठीक है? कितना चाहिए? 90 लीटर। क्लियर है? 90 लीटर आपको इसका आंसर मिल गया। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, रेशियो से आपने इसको निकाल लिया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका द्रव्यमान संरक्षण से है ना? देखिएगा, अब द्रव्यमान संरक्षण से है तो समझ ही सकते हैं। एक पात्र में एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट तथा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl मिलाकर हिलाते हैं, मतलब उसमें डाल के उसको ऐसे सेक कर दिया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया के बाद, यानी कि रिएक्शन, अभिक्रिया, ये माइक ऑन है ना भाई? अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद कुल कुल द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है? अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले पहले से अधिक, पहले से कम, उतना ही रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर कुछ भी और, ठीक है? तो बताइए भाई, एक पात्र था जिसमें हमने ये मिलाया कितना, अच्छा उसका भी तो दिया होगा 170 ग्राम ये, और ये भी कुछ भी वैल्यू दी थी उसमें, आई थी, हमने लिखा नहीं, जो भी दिया रहा होगा, ठीक है। ये भी मान लीजिए कि हम एक एस्टिमेट लिख रहे हैं इतना ग्राम, है ना? सॉरी, इसके लिए मान लीजिए कि इतना ग्राम है, ठीक है। ठीक, अब ये थोड़ा सा आप इस पे फोकस मत कीजिएगा कि हो सकता है कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग अपनी मर्जी से नहीं ले सकते ना कि इसको इतना ग्राम लिया तो इसको इतना, कुछ भी मर्जी से ले ले। हमने कहा ना कि वो एक रेशियो में फिक्स होती है, तो बस आप एक क्वेश्चन को समझने के लिए लीजिए, इसका कोई काम नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक पात्र में इतना ग्राम ये मिला गया, इतना ग्राम ये मिला गया, तो जो अभिक्रिया हुआ, रिएक्शन तो होगा ही भाई। एक हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पर सोडियम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन के बाद दो चीजें बनेंगी, आपका एक सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, दो अलग अलग चीजें बनेंगी। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो द्रव्यमान आएगा, यानी कि कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया के बाद, जिसको हम लोग उत्पाद प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका द्रव्यमान क्या होगा, पहले से अधिक हो जाएगा, या फिर कम हो जाएगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप बताइए, हमने कहा ना कि अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान रहता है वही उसके बाद का भी द्रव्यमान रहता है, ठीक। तो ये उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यही हमारे कहने का मतलब है, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आपको जो भी दिया रहेगा आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा है कि, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है फिर से। 10 ग्राम CaCO3, ठीक है, कि मानक ताप तथा दाब पर गर्म गर्म करने पर 2.24 लीटर गैस, 5.6 ग्राम CaO, CaO क्या है, बुझा हुआ, मतलब बुझा हुआ चूना नहीं है, चूना है जो कि बुझा नहीं है, ठीक है, ना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद क्या है, प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ, प्राप्त CO2 गैस का, ठीक है, CO2 गैस का
CO2 गैस का द्रव्यमान द्रव्यमान होगा। आपके ऑप्शन है 2.2 ग्राम। अब आप लोग अपने से तब थोड़ा दिमाग लगाते रहिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। 4.4 ग्राम और 4.48 ग्राम। क्लियर है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि 10 ग्राम ये है, ठीक है, जिसको एक मानक मानक मतलब एक आप मान लीजिए कि कांस्टेंट है, चेंजेबल नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो इतना लीटर गैस है? कुछ लिखा होगा ना भाई, इतना लीटर कौन सी गैस, इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी लिख देते हैं यार, इतना लीटर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इतना लीटर CO2 गैस, इतना ग्राम हमारा CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्राप्त जो गैस है, यानी कि जो हमारी इतना लीटर ये प्राप्त गैस हुई है, इसका द्रव्यमान बताना है। ये लीटर में इधर है, मुझको इसमें द्रव्यमान में इसको बताना है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने आपको एक चीज बताई थी कि अब यहाँ पर द्रव्यमान की बात हुई है, अब लीटर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लीटर में केवल एक चीज ये दिया गया है बस, ठीक है, ये दिया गया है। द्रव्यमान की बात हो रही है कि यहाँ पर, अच्छा पहले रिएक्शन को देखते हैं हम। रिएक्शन हमारी क्या हुई होगी, CaCO3 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या किया गया, गर्म किया गया, ठीक है, हीट किया गया। जब हम इसको हीट देते हैं तो रिएक्शन होती है, क्या क्या बनता है, CO2 प्लस, ऐसे नहीं, CO2 नहीं, CaO प्लस CO2, क्योंकि गैस थोड़ा सा बाद में लिखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही था। तो ये हमारा बनता है, ये इसकी रिएक्शन होती है। तो अब देख लीजिए, इसमें बराबर है सबकी नहीं, Ca हमारा एक बार, C एक बार, C हमारा इधर है एक बारी, ये 3 बार इधर ऑक्सीजन है, एक यहाँ है, 2 यहाँ, ठीक है, बराबर है, बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना है आपका, ये आपका 10 ग्राम है, ठीक है। लीटर की बात नहीं हो रही है, तभी आपको ये सारे काम करने हैं, लीटर नहीं। तो ये बताइए, इसमें कह रहा है कि ये हमारा कितना ग्राम प्राप्त होता है। ये हमारा प्राप्त होता है, यानी कि CaO हमारा जो प्राप्त होता है 5.6 ग्राम होता है। तो हमने कहा कि इसका जो द्रव्यमान रहेगा इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान 10 है, इसका इतना है, तो इसका कितना होगा, यही तो पूछ रहा है ना। CO2 गैस का द्रव्यमान पूछ रहा है, देखिए द्रव्यमान पूछ रहा है, तो इसका द्रव्यमान यानी कि इसमें कुछ जोड़ दे जो 10 के बराबर हो जाए। तो क्या जोड़ सकते हैं इसमें हम, इसमें जोड़ सकते हैं 4.4 ग्राम। तो 4.4 जोड़ेंगे तब ये 10 होगा, तो 10 ग्राम ये, अब इधर 10 ग्राम ये, तो इसका आंसर 4.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको हम एक दूसरा तरीका भी बताते हैं कि अगर ऐसे कभी आप ना समझ पाए तो भी एक दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, दूसरा तरीका, आपने रिएक्शन देखा, ठीक है, आपने ये रिएक्शन देखा, मान लीजिए आपको ये भी ना दिया होता, अभी नहीं दिया होता, कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा CA है, क्या है, CA कितने नंबर का था, 20 नंबर, तो इसका होता है 40, ठीक है, एक अणु का 40, ठीक। तो कार्बन का कितना होता था भाई, 8 नंबर पे आता है 8 नहीं सॉरी 6 नंबर पे आता है, तो 12 होता है, ठीक है। और इसका कितने पे होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 16 होता है, तो 16 का 3 बारी है, तो 16 दूना 32, 16 48, ठीक है, 48। अब इन सबको ऐड कीजिए, तो 8 2 10 का 0, हासिल लगेगा 1, तो 4 4 8 1 9, 9 1 10, यानी कि 100। तो ये 100 ग्राम, एक तरीके से हम इसको ले रहे हैं कि 100 ग्राम इसको बनाने के लिए, अभी जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 ग्राम बनाना है, तो हमने एक देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि जो भी रिएक्शन होती है ना, तो उसके अणुओं से हम निकाल सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कि इतना इतना मिलाएंगे तो ये बनेगा। तो वही अभी हम काम कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन का कुछ भी हमने लाया नहीं है, बस हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन में देखा कि 100 ग्राम अगर ये हमको बनाना है, तब तब देखिए, तब हमको क्या क्या लगेगा, ये हमारा कितना रहना चाहिए, ये हमारा रहना चाहिए ये कितना रहेगा भाई, इसका हमने कितना बताया था, 40, ठीक है सॉरी, और इसका कितना बताया था, ऑक्सीजन का हमने बताया था 16, ठीक है। तो ये आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 56 ग्राम ये होना चाहिए, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हमने बताया था सी का आपका 12, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 48,
16 दूना 32 होता है, 48 कहाँ से? सॉरी 32। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 4, यानी कि 44 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ नहीं भी दी गई है, तब भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका तो द्रव्यमान संरक्षण का हो गया, वहाँ से तो आप निकाल ही पाएँगे। लेकिन अगर नहीं भी दिया हो, रिएक्शन दिया हो, कह रहा है कि बताओ 10 ग्राम CaCO3 बनाने के लिए कितना ग्राम CO2 की आवश्यकता होगी, या फिर जब हम उसको गर्म करेंगे तो कितना ग्राम CO2 निकलेगा, ऐसे आपसे पूछ रहा है। ये नहीं दिया है, ये सब नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को लिखिए और इसमें देखिए इसका अणु का भार लिखिए, इसका भी लिखिए, इसका भी लिखिए, ठीक है? सबका आपने लिख दिया। आप देखेंगे तो पहले तो ये बराबर रहेगा, 100 इधर तो 100 इधर रहेगा, अगर ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है तब, ठीक? तो अब देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमको ये 100 ग्राम बनाना है, तो ये हमको कितना चाहिए? 44 ग्राम चाहिए। अगर हमको ये 100 ग्राम बनाना है, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया कि अगर हमको 100 ग्राम CaCO3 बनाना है, तो हमको हमको CO2 कितना चाहिए? CO2 हमको चाहिए CO2 हमको चाहिए 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। अब ये कितना चाहिए तो वो तो अलग बात है। जो अभी हमसे पूछा है बस उसकी बात कर रहे हैं। इसका पूछा होता तो ये भी बता देते कि CO कितना चाहिए। तो इतना ग्राम ये बनाने के लिए हमको ये इतना ग्राम चाहिए, ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई, बात हो गई। तो अगर हमको इतना चाहिए, तो अगर हमने कहा हमको 200 ग्राम बनाना है, 200 ग्राम CaCO3 बनाना है, तो चलिए बताइए कितना CO2 लगेगा? कितना ग्राम लगेगा? दुगुना तुरंत, है भाई? 100 ग्राम बना रहे थे, खाना थोड़ा बना रहे थे तो थोड़ा सब्जी चावल लग रहा था, ठीक है? ज्यादा बनाना है तो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 88 ग्राम हो जाएगा, तुरंत दुगुना हो जाएगा। अगर हमने कहा कि हमको 50 ग्राम बनाना है, 50 ग्राम, ठीक है? तो 50 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 22 ग्राम हो जाएगा, ठीक है? हमने कहा कि हमको 1 ग्राम बनाना है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा? 1 ग्राम के लिए 44/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई। अरे भाई 44 टोटल था तो 100 भाग था तो कर दिए भाग। तो इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक? 1 ग्राम के लिए हमने निकाल लिया। हमको पूछा कितना था? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के लिए कितना होगा भाई? 10 ग्राम के लिए तो 1 ग्राम का हमने निकाल के रखा है, इतना होता है। तो 10 ग्राम का निकालना है, 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4.4 ग्राम, ठीक है? तो 10 ग्राम CaCO3 बनाने के लिए आपको CO2 की जो मात्रा है 4.4 ग्राम चाहिए, ठीक है? यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं और ये तरीका दूसरा भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको CS निकालना है तो ये भी आप पता कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि चलिए बताइए 10 ग्राम CaCO3 करने के लिए कितना ग्राम आपको ये चाहिए? आपने देखा 100 ग्राम में इतना होता है, तो 10 ग्राम करने के लिए 5.6, देखिए आ रहा है ना 5.6, करेक्ट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अभी 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 हम लोग जो है इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। जो बीच में आवाज कटी उसके लिए थोड़ा-सा खेद है, सॉरी है। कोशिश करेंगे कि आगे ये चीज़ ना हो, माइक वगैरह चार्जिंग पे रहे, ठीक है? तो वीडियो कैसी लगी उसको बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों के पास भेज दिया कीजिए और एक प्यारा-सा छोटा-सा कमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। होमवर्क का आंसर ज़रूर बताइएगा, जो हमने आपसे पूछा था 80 वाला, ठीक है? 80 ग्राम सॉरी 80 लीटर का, ठीक है? तो उसको बताइएगा और बाकी चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक छोटी-सी बात और है कि कभी-कभी अगर कोई क्लासेस नहीं होती है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। हम आपको 1 हफ्ते में मिनिमम जो है 5 से 6 क्लास ज़रूर देंगे, ठीक है? अगर 7 दिन होते हैं तो कोशिश तो हमारी होती है कि सातों दिन क्लासेस चले, लेकिन अगर नहीं चलती है तो 5 क्लास तो 1 हफ्ते में चलेगी ही चलेगी। तो अगर 1-2 दिन नहीं चलती कभी तो उसके लिए परेशान मत होइए। कभी-कभी कोई ज़रूरत, कोई काम हो जाता है तो नहीं हो पाती, ठीक है? बाकी आपका सिलेबस हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। प्रैक्टिस लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन की करेंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो तैयारी होती है बहुत धीरे-धीरे कछुए की चाल से होती है, तभी बाद में आगे काम होता है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।